हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, ग्रेट। चलिए, वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। जस्ट वन सेकंड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज बेनल। बेनल शब्द का मतलब क्या होता है? वही पुराना, बोरिंग, घिसा पिटा, कुछ नयापन ही नहीं है ना, बहुत ही ऑर्डिनरी सा है, बोरिंग सा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट। ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। बहुत ही ऑर्डिनरी, डल है, कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, कुछ नया नहीं है, बहुत ही कॉमन है, ऑर्डिनरी है, ट्राइट है, और क्या क्या बोल सकते हैं? क्लीशेड है, प्लैटिट्यूडनस है, हैकनीड है, मीन्स बहुत ही अनओरिजिनल है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी मजेदार नहीं है। कोई चीज बहुत बोरिंग होती है उसको और क्या बोलते हैं? बोरिंग है, टीडियस है, मंडेन है, ड्रैब है, लैकलस्टर है, मोनोटोनस है। पेडेस्ट्रियन शब्द के दो मतलब होते हैं ना, एक पेडेस्ट्रियन बोलते हैं जो पैदल चलता है, पैदल यात्री को पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। दूसरा मतलब होता है बहुत ही बोरिंग। प्रोसाइक है, मतलब बहुत ही अनओरिजिनल सी है, बहुत ही बोरिंग सी है। इसके लिए अगर हम ईडियम की बात करें तो ईडियम क्या होती है? रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल मीन्स वही बोरिंग, पुराना, घिसा पिटा काम, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, नॉट इनोवेटिव एट ऑल, बहुत ही पकाऊ सा काम है। पार्ट ऑफ स्पीच सारे के सारे वर्ड्स का, ये सारे के सारे शब्द आपके एडजेक्टिव्स हैं। ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। अच्छा, कोई चीज खाने में बहुत ही खराब सी है उसको क्या बोलते हैं? ब्लैंड है, मतलब एकदम फीकी है। इंसिपिड है, मतलब एकदम कैसी है? एकदम टेस्टलेस है, कुछ मजा सा नहीं आ रहा है। तो जितने भी वर्ड्स हैं सबका टोन नेगेटिव है और सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं। कोई परेशानी? एंटोनिम्स ओरिजिनल है भाई, एकदम यूनिक है, एकदम इनोवेटिव है, एकदम नई है। तो मूवी को बहुत बुराई हुई मूवी की, क्यों? क्योंकि उसकी जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत ही पकाऊ सी थी, बहुत ही अनओरिजिनल थी, बहुत ही बोरिंग सी थी, इसलिए मूवी की क्या हुई? बहुत ज्यादा बुराई हुई। अगले वर्ड पे आते हैं टैंटलाइजिंग। कोई चीज टैंटलाइजिंग है मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव है, आपको अपनी तरफ खींच रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग, बहुत अट्रैक्टिव है, मुश्किल है पाना बट बहुत अट्रैक्टिव है। एंटाइसिंग है, एल्योरिंग है, सेडक्टिव है। अट्रैक्टिव के मुझे और कुछ सिनोनिम्स रिवाइज करवाना। क्या है? बीविचिंग है, फैसिनेटिंग है, एंथ्रॉलिंग है, कंपेलिंग है, मेस्मराइजिंग है, स्पेल बाइंडिंग है, कैप्टिवेटिंग है, एंथ्रॉलिंग है, सॉरी एंथ्रॉलिंग तो हो गया, एंटाइसिंग है, एनचैंटिंग है, टिटिलेटिंग है। मतलब आपको अपनी तरफ क्या कर रही है? खींचे जा रही है। गॉर्जियस है, बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है, गॉर्जियस है। स्टनिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। अडोरेबल है, बहुत ही प्यारी सी है। प्रिटी है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपको अपनी तरफ खींचे पे खींचे जा रही है। पार्ट ऑफ स्पीच सारे वर्ड्स का, ऑल ऑफ दीज आर एडजेक्टिव्स, और सबका मीनिंग क्या है? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वो चीज है, चार्मिंग है, राइट, बहुत ज्यादा प्यारी है। एंटोनिम्स रेपेलेंट, दूर कर रही है, अनअपीलिंग, अपने आप से दूर कर रही है, बहुत ही खराब है। टीडियस है, बहुत ही बोरिंग सी है। तो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव चांस है, प्रोस्पेक्ट मीन्स चांस, कि लाइफ मिल सकती है मार्स पे। ये बात इतनी अट्रैक्टिव है कि इतने सारे साइंटिस्ट दुनिया भर में इंस्पायर हो रहे हैं इस बात से कि ये बात बहुत अट्रैक्टिव है। कौन सी बात? कि मार्स पे भी लाइफ हो सकती है। एनग्रॉसिंग है, राइट। एनग्रॉसिंग भी जो चीज अपने आप को, अपने अंदर आपको डुबो ले, मतलब आपको इतनी अट्रैक्ट करे, एनग्रॉसिंग है।
अगले वर्ड पे आते हैं हाफिजर्ड। हाफिजर्ड मीन्स जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बड़ा अजीब सा है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव अगेन, बहुत ही रैंडम है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, कोई अच्छे से प्लानिंग नहीं हुई, बहुत अनऑर्गेनाइज है, हाफिजर्ड है, रैंडम है, केओटिक है, डिसऑर्डरली है, मतलब कुछ भी अरेंज नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है। चलो मुझे इसी बात पे केओटिक के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर बड़ी कंफ्यूजिंग होती है तो कैसी होती है? केओटिक होती है। पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव, नाउन वाले फॉर्म्स बता दो इससे अच्छा, क्योंकि नाउन वाले फॉर्म जनरली आते हैं। कियोस, कियोस इसका नाउन फॉर्म हो गया, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है तो मतलब बेडलम है, मेहेम है, पैंडेमोनियम है, ब्राहुहाहा है, डिसएरे है, डिसऑर्डर है, क्लैमर है, रकस है, सब एक दूसरे को चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फ्रैकस है, दंगा सा मच गया है, रायट है, कमोशन है, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से, टर्मोइल है, टर्ब्यूलेंस है, ट्यूमल्ट है, अपहीवल है, अपरोर है, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब कुछ खराब हो रखा है। पार्ट ऑफ स्पीच डिसएरे लिख लिया बेटा। हाँ, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या है? नाउन्स। सबका मीनिंग है चीख रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर गुल सा हो रहा है, हल्ला सा हो रहा है, हल्ला बल्लू है, राइट। एंटोनिम्स चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में है, बहुत ही ऑर्डरली वे में है। तो जो फाइल्स थी वो बड़े अजीब तरीके से हैफेजेड वे में अरेंज थी, डिसऑर्डर्ड थी वो फाइल्स, अच्छे से अरेंज्ड नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज फेस्टरिंग। फेस्टरिंग का मतलब है वो चीज दिन पे दिन खराब पे खराब होती जा रही है। इसका मतलब वो चीज क्या करती जा रही है? फेस्टर करती जा रही है, बिकमिंग वर्स ओवर टाइम। एक मिनट दे दो, मुझे लैपटॉप पे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब आ गया मेरा लैपटॉप। एक्चुअली मेरे चार्ज नहीं था, इसलिए आज क्लास में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। हाँ, तो आप लोगों के बिना कमेंट्स देख के मैं अभी तक पढ़ा रही थी। हाँ, अब मुझे आप लोगों के कमेंट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे फाइनली। चलिए, फेस्टरिंग है। फेस्टरिंग का मतलब क्या है? वो चीज दिन पे दिन क्या होती जा रही है? खराब पे खराब होती जा रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, मतलब वो चीज क्या हो रही है? वो चीज खराब पे खराब होती जा रही है, फेस्टर करती जा रही है। बिकमिंग वर्स ओवर टाइम बिकॉज इट इज इग्नोर्ड, बहुत ज्यादा खराब क्यों हो रही है? क्योंकि आप उसको इग्नोर कर रहे हो। स्मोल्डरिंग, वर्सनिंग, एस्केलेटिंग, दिन पे दिन खराब होती जा रही है। एंटोनिम्स, हील कर रही है, अच्छी हो रही है, इंप्रूव कर रही है, सबसाइड में कम होती जा रही है। तो करप्शन जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, हालांकि बार बार रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ सरकार कुछ ना कुछ एक्शन ले रही है, फिर भी जो करप्शन है वो क्या होता जा रहा है? दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। अच्छा, कोई चीज अगर बहुत ही खराब है उसको आप सेप्टिक भी बोलते हो ना, कहते हैं ना सेप्टिक फैल गया है। तो सेप्टिक का मतलब क्या होता है? कि वो चीज कैसी है? इन्फेक्टेड है। इन्फ्लेम्ड भी, इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं उसको ना, इन्फ्लेम हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा फूल सी गई है, सोलन हो गई है, बहुत ज्यादा खराब हो गई। अल्सरेटिंग भी बोलते हैं उसे। अल्सर समझते हो ना? अल्सर हो गए, छाले हो गए मुंह में, तो मुंह में छालों को क्या बोलते हैं? अल्सर। तो अल्सरेटिंग हो गई है, इसका मतलब क्या? एक तरीके से इन्फेक्शन सा हो गया है वहां पे ना, इन्फेक्टेड हो गई है। सप्यूरेटिंग भी बोलते हैं। सप्यूरेटिंग का मतलब क्या होता है? सब जगह पस फैलता जा रहा है, मतलब वही बात, एक तरीके से इन्फेक्शन सा फैलता जा रहा है, सब जगह पस फैलता जा रहा है, मतलब वो चीज क्या हो गई है? दिन पे दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? दो, ये तो V1 प्लस ING था, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और ये तो लास्ट में IC लग रहा था, मतलब सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलरेडी क्या था? एडजेक्टिव था। ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? वॉक कर रहे हो, लंबी लंबी डिस्टेंसेस पे जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, ट्रैम्प। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं। टू वॉक और वॉन्डर ऑन फुट, आप पैदल चल रहे हो, बहुत लंबी डिस्टेंस चल रहे हो, ट्रच कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, वॉन्डर कर रहे हो, बहुत लंबी डिस्टेंस चल रहे हो। अच्छा, यहाँ से ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं जिसका कोई घर नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है? ऐसे इंसान को क्या बोलते हो? नोमैड। क्या बोलते हो ऐसे इंसान को? वैगाबॉन्ड। क्या बोलते हो? वॉन्डरर। वेफेरर। वेफेरर क्या होता है? सब एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलता रहता है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता, एक जगह रुकता नहीं है ऐसे इंसान को। आप ये बोलते हो, होबो बोलते हो ऐसे इंसान को, रुकता नहीं है वो एक जगह,
जितने भी ये वर्ड्स हैं सारे के सारे क्या है, नाउन्स हैं। मतलब वो इंसान बस घूमता ही रहता है, एक जगह रुकता नहीं। वैग्रेंट भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बोला, वैग्रेंट भी बोलते हैं, राइट। रुकता नहीं है। बहुत बार मतलब इन्हीं वर्ड्स में ना आपस में खेलते रहते हैं एग्जामिनर ना। एक वर्ड दे दे, उसको सिनोनिम पूछेंगे, सिनोनिम में कोई और वर्ड लिख दिया, तो ये वर्ड्स को बहुत डबल स्टार मार करके अपनी कॉपीज में लिखिए। एंटोनिम्स, राइड कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, स्टे कर रहे हो, मतलब वॉक नहीं कर रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट में चलते रहे घंटों घंटों तक। तो घंटों घंटों तक उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट में वो चले। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज टीटरिंग। टीटरिंग का मतलब है कभी भी गिर सकते हो, कभी भी फेल हो सकते हो, कभी भी वो चीज खराब हो सकती है, टीटरिंग। पार्ट ऑफ स्पीच V1 प्लस ING है, मीन्स बस कगार पे ही है गिरने के, कभी भी फेल हो सकती है। वेवर कर रही है, फॉल्टर कर रही है, टॉटर कर रही है, मतलब कभी भी गिर सकती है। स्टैगर भी बोल सकते हैं ना। स्टैगरिंग शब्द के दो मतलब होते हैं। एक मतलब क्या होता है स्टैगरिंग शब्द का, चौंका देने वाली चीज। तो कोई चीज चौंका देने वाली होती है उसको आप स्टैगरिंग बोलते हो। और दूसरा मतलब होता है कि वो चीज कभी भी फेल हो सकती है, कभी भी गिर सकती है। एंटोनिम्स नहीं, स्टेबल है, एकदम फर्म है, कंसोलिडेटिंग बहुत स्ट्रांग है। तो इकोनॉमी कभी भी गिर सकती है, बस कगार पे ही है। ब्रिंक मींस एज, कभी भी क्या आ सकता है, रिसेशन आ सकता है, और इकोनॉमी कभी भी गिर सकती है, कभी भी डाउन जा सकती है, एकदम कगार पे। अच्छा, कोई चीज अगर रिस्की होती है तो आप क्या बोलते हो, वॉक। रिस्की होने के कुछ सिनोनिम्स बताना। यू आर वॉकिंग ऑन थिन आइस, मतलब आप बहुत रिस्की काम कर रहे हो, है ना। यू आर ऑन शेकी ग्राउंड, बहुत रिस्की सिचुएशन में हो। ऑन द एज हो या फिर ऑन द ब्रिंक हो, मतलब बहुत रिस्की सिचुएशन है। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, अ हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या है, ताशों का महल है, कभी भी गिर जाएगा, बहुत शेकी, बहुत रिस्की सिचुएशन है। यू आर हैंगिंग इन द बैलेंस, आप लटके हुए हो, मतलब बहुत ही रिस्की या डेंजरस सिचुएशन में हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इन सबका मतलब कि हाँ, गो आउट ऑन अ लिम्ब, राइट। गो आउट ऑन अ लिम्ब, इसका मतलब आपने क्या लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। तो इन सब में कुछ ना कुछ रिस्क से रिलेटेड है। इसका मतलब आपकी जो सिचुएशन है वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा रिस्की है। आप कभी भी फेल हो सकते हो, गिर सकते हो, टूट सकते हो, तबाह हो सकते हो। या प्लेइंग विथ फायर, वेरी नाइस, आप आग से खेल रहे हो, मीन्स आप रिस्क ले रहे हो, टेक अ रिस्क। यू आर बेलिंग द कैट, वेरी नाइस, बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब क्या होता है, बहुत ही डेंजरस काम कर रहे हो, हद से ज्यादा डेंजरस काम कर रहे हो। वॉकिंग ऑन एग शेल्स भी बोलते हैं, राइट। वॉकिंग ऑन एग शेल्स मतलब बहुत रिस्की काम कर रहे हो, बहुत डेंजरस काम कर रहे हो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इनुएंडो, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इनुएंडो का मतलब है कि आप इनडायरेक्ट हिंट दे रहे हो कि कुछ खराब होने वाला है, आप सजेशन दे रहे हो कि कुछ खराब होने वाला है, दैट इज इनुएंडो। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। एंड इनडायरेक्ट और सजेस्टिव, आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे, आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, कुछ बता रहे हो कुछ खराब होने वाला है, हिंट दे रहे हो। इंसिनुएशन इज ऑल्सो इनडायरेक्ट सजेशन, इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो इनडायरेक्ट सजेशन, मतलब इनडायरेक्ट बता रहे हो। अल्यूजन, अल्यूजन का मतलब भी क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट हिंट दे रहे हो, इनडायरेक्ट बता रहे हो। इनडायरेक्ट वर्ड्स हैं आपके, डायरेक्टली नहीं बता रहे। एंटोनिम्स आप एकदम डायरेक्टली बता रहे हो, एकदम डिक्लेयर कर रहे हो चीजों को, एकदम फैक्ट बता रहे हो। तो उसकी जो स्पीच थी वो भरी हुई थी इनडायरेक्ट हिंट से, उसके दुश्मनों को लेके। तो उसकी स्पीच क्या थी, वो एकदम भरी पड़ी थी कि वो एकदम उसके दुश्मन, राइवल्स मीन्स ओपोनेंट्स, उसके दुश्मनों के बारे में डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहे। अच्छा, अब यहाँ से ना एक मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स में दो पेयर्स बनते हैं। अभी हमने एक अल्यूजन वर्ड पढ़ा ना, तो उससे तो बनता है अल्यूड। अल्यूड शब्द का मतलब क्या होता है कि आप हिंट दे रहे हो, है ना। अभी हमने जो वर्ड पढ़ा, मीन्स आप किसी चीज के बारे में हिंट दे रहे हो, इनडायरेक्टली बता रहे हो। टू रेफर टू समथिंग, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्टली। एल्यूड का मतलब क्या होता है, बचने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी चीज से एस्केप कर रहे हो, किसी चीज को आप प्रिवेंट कर रहे हो। तो यहाँ से एरर का क्वेश्चन बहुत बार आता है ना, तो हमेशा याद रखना अल्यूड और एल्यूड में डिफरेंस क्या है। तो एल्यूड इज एस्केप, इसको आप ऐसे भी याद रखोगे, ई फॉर एल्यूड, ई फॉर एस्केप, और अल्यूड मीन्स आप किसी चीज की हिंट दे रहे। अच्छा, फिर एल्यूड से ही वर्ड बन जाता है एल्यूसिव। ये दोनों तो वर्ब्स हैं,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि डॉन एल्यूसिव होता है। डॉन एल्यूसिव मीन्स डिफिकल्ट टू कैच। डॉन कैसा है? बहुत ही मुश्किल है पकड़ना, डिफिकल्ट टू कैच। एल्यूसिव वर्ड भी यहीं से बन जाता है। अल्यूजन वर्ड अभी हमने किया ही था। अल्यूजन क्या हो गया? उसका नाउन हो गया। इसी का अल्यूड का मीन्स किसी चीज की तरफ हिंट है, इनडायरेक्ट रेफरेंस। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पेरिलस। पेरिलस मीन्स खतरों का खेल, खतरों से भरी हुई है वो चीज। लास्ट में ओयूएस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। फुल ऑफ डेंजर है, मतलब बहुत रिस्क है। प्रिकेरियस है, रिस्की है, हजार्डस है, रिस्की है, ट्रेचरस है, रिस्की है। एंटोनिम्स बहुत सिक्योर है, बहुत काइंड है। हार्मलेस इज इनोक्यूअस, कोई नुकसान नहीं है। तो माउंटेनियर्स ने इतना डेंजरस चढ़ाई करी, हालांकि बहुत बार वेदर की वार्निंग्स आ रही थी, बट फिर भी उन्होंने, बहुत ही डेंजरस थी वो चढ़ाई, बट उस डेंजरस चढ़ाई को कर। चलो मुझे डेंजरस वर्ड के 30 सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर बहुत डेंजरस है तो पेरिलस है, परनीशियस है, जियोपार्डस है, नोक्शियस है, डेलिटेरियस है, डेट्रीमेंटल है, हजार्डस है, इंटरनसीन है। अच्छा, ओयूएस वाले थोड़े से और लिख लो, थोड़े से डिफरेंट मीनिंग है, बट ये भी डेंजरस ही है। पॉइजनस चीज होगी तो डेंजरस होगी, है ना। वेनमस इज ऑल्सो डेंजरस। मलिशियस इंटेंट है, उसका खराब मकसद है, मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। ट्रेचरस है, कोई चीज छुप के अटैक कर सकती है, बहुत ही डेंजरस है। ट्रेजनस है, छुप के अटैक कर सकती है, बहुत ही डेंजरस है। लीथल है, डेडली है, फैटल है, टॉक्सिक है। इन सारे शब्दों का मतलब बहुत ही डेंजरस है। हार्मफुल है, बहुत ही डेंजरस है। रिस्की है, मेनसिंग है, थ्रेटनिंग है, इंटिमिडेटिंग है। सारे शब्दों का मतलब क्या चल रहा है कि वो चीज कैसी है? बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, डिजास्ट्रस है, तबाही मचा देने वाली है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 6 मोर टू गो। डिजास्ट्रस है, कैटाक्लाइजमिक है, तबाही मचा देने वाली है। एपोकैलिप्टिक है, तबाही मचा देने वाली है। कैटास्ट्रॉफिक है, कैटास्ट्रॉफिक है, तबाही मचा देने वाली है। सिनिस्टर है, कोई इंसान बहुत ही खराब है। ओमिनस है, कोई चीज बहुत ही खराब है, तबाही मचा देने वाली है। डॉन्टिंग, डराने वाली है, डॉन्टिंग कह सकते हैं हाँ। डॉन्टिंग है। इनेमिकल रह गया मैम, बिल्कुल सही बोला। इनेमिकल है मतलब डेंजरस है। जितने भी हमने वर्ड्स के, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच किया है, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। सबका मतलब है कि वो चीज बहुत ही खराब है। सारे के सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉच करना। वॉच करने में आपने बड़े खराब तरीके से काम किया है, बिगाड़ दिया है आपने ना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया वर्ब। टू डू समथिंग बैडली और क्लम्सली, बहुत खराब तरीके से काम किया है। बंगल कर दिया है, फंबल कर दिया है, मिस हैंडल कर दिया है, स्पॉइल कर दिया चीजों को ना। एंटोनिम्स आपने पा लिया है, अच्छे से किया है, बहुत परफेक्ट तरीके से किया है। तो मैकेनिक ने रिपेयर को बड़ा गंदा कर दिया, प्रॉब्लम को और खराब कर दिया। चलो अगर आप प्रॉब्लम को और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा देते हो तो क्या कर देते हो? स्क्रू अप कर देते हो। ही स्क्रूड अप मतलब उसने प्रॉब्लम को और बढ़ा, खराब कर दी, मतलब उसने गलती कर दी, मेड अ मिस्टेक। स्क्रूड अप बोलते हैं, स्क्रूड अप मीन्स उसने प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा खराब कर दिया। मेक अ मेस, उसने मेस कर दिया, मेक अ मेस ऑफ समथिंग, मतलब वही, उसने क्या किया? गड़बड़ कर दी, बहुत ही खराब कर, गूफ अप कर दिया, बहुत ही बेवकूफी वाली गलती कर दी। मेक अ फुलिश मिस्टेक, क्या किया उसने? गूफ अप कर दिया, मतलब बहुत गड़बड़ कर दी। इन सबका मतलब क्या है? गड़बड़ कर देना, गलती कर देना। गलती करने का वर्ड एर भी होता है। एर इज ऑल्सो वॉट? इफ यू हैव एर्ड मीन्स आपने क्या किया है? गड़बड़ कर दिया।
ड्रॉप द बॉल, आपको बॉल दी थी पकड़ने को, आपने उस बॉल को ड्रॉप कर दिया, मतलब आप फेल हो गए, आपने चीजों को क्या कर दिया, चीजों को आपने खराब कर दिया। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्मे। एक्मे शब्द का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, सबसे ऊंचे वाले पॉइंट को आप एक्मे बोलते हो ना। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, पिनकल, जेनिथ, एपेक्स, क्रेस्ट, समिट, सबका मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा ऊपर वाला पॉइंट। क्लाइमैक्स, एपोजी, हाईएस्ट पॉइंट। एंटोनिम्स नादर, लोवेस्ट पॉइंट, ट्रफ, लोवेस्ट पॉइंट, बॉटम, लोवेस्ट पॉइंट। तो नोबेल प्राइज जीतना सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट था उसके करियर का, मतलब बहुत ही बढ़िया पॉइंट था उसके करियर का। क्या कि उसने क्या किया, नोबेल प्राइज जीत लिया, टॉप मोस्ट पॉइंट था। समझ में आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलिए आ जाते हैं स्टोरी पे। बियॉन्ड द बेनल रूटीन, बेनल मीन्स बोरिंग, बोरिंग रूटीन के अलावा, उसके परे। अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक जर्नी किस चीज की है, बदलाव की है। चलिए आज की कहानी है मानव की। मानव ने बहुत साल बिताए सेम बोरिंग रूटीन को फॉलो कर रहा था। क्या था उसका सेम बोरिंग रूटीन? सुबह उठता था, कोई पर्पस नहीं था लाइफ में, अपनी ड्यूटीज को सिर्फ मन से पूरी नहीं करता था, सिर्फ पूरी कर देता था, और घर आता था पेनफुल फीलिंग के साथ कि उसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो ताकत है वो वेस्ट हो रही है। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक ट्रैप था, ट्रैप मीन्स जो घूमता रहता है ना, वॉन्डर। वो बैठा हुआ था एक रेलवे स्टेशन के पास, एक पुराने शूज को रिपेयर कर रहा था। हालांकि इतनी ठंड थी और इतना ज्यादा शोर था उसके आसपास। मैन ने मानव को बोला कि एक ब्रोकन लाइफ को आप रीबिल्ड कर सकते हो अगर आप वेट करना बंद करो कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, टेंटलाइजिंग मींस अट्रैक्टिव, और आपकी जिंदगी अच्छी होगी। नहीं, वेट करना बंद करो और अभी जो आपके पास है उसी के साथ मेहनत करनी शुरू करो। वो शब्दों ने डिस्टर्ब किया जो फेस्टरिंग, फेस्टरिंग मींस दिन पे दिन खराब होता जा रहा था, वर्सनिंग, जो डिससैटिस्फैक्शन था उसको डिस्टर्ब किया। और मानव ने अपने आप को एग्जामिन किया कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। तब तक उसके जो एफर्ट्स थे वो हैफर्ड थे, हैफर्ड मींस अरेंज्ड नहीं थे, डिसऑर्गेनाइज्ड थे। उसके गोल्स क्लियर नहीं थे और उसका जो कॉन्फिडेंस था वो टीटर कर रहा था। टीटर मींस कभी इधर कभी उधर, वेवर कर रहा था उम्मीद और डर के बीच में। जब उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने ड्रीम को पूरा करेगा, और उसका ड्रीम क्या था कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए। बहुत ही क्रूअल इनुएंडो मींस रेफरेंसेस, इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट बहुत खराब खराब बातें बोलने लग गए उसको। क्या बोलते थे कि ना ही तुम्हारे पास बुद्धि है, ना ही तुम्हारे पास डिसिप्लिन है। उसने जो पहली कोशिश करी थी वो बहुत रिस्की थी। क्यों रिस्की थी? पेरिलस मींस रिस्की थी। क्यों? क्योंकि उसने सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट में लगा दिया था, और फिर उसने उस दैट ही लेटर मैनेज टू बॉच, और फिर उसको उसने खराब भी कर दिया क्योंकि उसने अच्छे से प्लानिंग नहीं करी थी और उसको एक्सपीरियंस भी नहीं था। फेलियर की वजह से बहुत शर्मिंदा हुआ और फाइनेंशियली भी स्ट्रेन हो गया, पैसा भी नहीं बचा उसके पास। लेकिन उसने अपना पुराना रूटीन फॉलो नहीं किया, उसने अपनी हर गलती से सीखा, अपनी आदतों को अच्छा किया, और सब्र के साथ दोबारा मेहनत करी। वो दिन में पढ़ता था, दिन में काम करता था, रात को कुछ नया सीखता था, और बुराई को कंट्रोल नहीं करने देता था अपने डिसीजन को, मतलब बुराइयों से उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उसके डिसिप्लिन ने उसके कंफ्यूजन की जगह ले ली, उसके करेज ने उसके डर को हरा दिया, और उसको छोटा बिजनेस ग्रो करने लग गया। बहुत सालों बाद मानव जो है एक्मे मींस हाईएस्ट पॉइंट, अपने प्रोफेशन के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। लेकिन उसका अचीवमेंट ये नहीं था कि उसने बहुत वेल्थ जनरेट करी या बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला, रिस्पेक्ट मिला, नहीं। वो ट्रांसफॉर्मेशन था। एक ऑर्डिनरी साधारण सा व्यक्ति एक ऐसे इंसान में बदल गया था जिसको पता था कि अगर लगातार मेहनत करो तो मीनिंग क्रिएट होता है, मतलब लगातार मेहनत करने से रिजल्ट्स जरूर आते हैं। ऐसी कोई मेहनत नहीं होती जिसका रिजल्ट ना आए अगर आपने पूरी शिद्दत से करी है तो। ये बात मानव सीख गया, एंड आई होप आप लोग भी इस बात को बहुत जल्दी सीख जाओगे कि लाइफ, अच्छी जिंदगी तब शुरू होती है जब आप वेट करना बंद करते हो और अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करते हो, डिसिप्लिन के साथ, करेज के साथ और पर्पसफुल एक्शन के साथ। तभी जिंदगी अच्छी होती है। समझ आई स्टोरी सभी को? वोकैबुलरी पे आ जाते हैं। सारे के सारे वर्ड्स हमने यूज किए थे स्टोरी में, ये आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे।
पहला वर्ड है शॉफर। शॉफर का मतलब जो गाड़ी चलाता है, जो प्राइवेट कार या हायर कार चलाता है उसको क्या बोलते हैं, शॉफर। कॉन्स्टलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स, इन्होंने कोई पैटर्न बना दिया है जिनका कोई नाम है इस पैटर्न का, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स इज व्हाट, कॉन्स्टलेशन। तो कितनी कितनी बार ये वर्ड्स एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मर्सिनरी, जो पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है या कुछ भी कर सकता है, ऐसे इंसान को बोलते हैं मर्सिनरी। तो वन हु वर्क्स फॉर मनी, जो मनी के लिए लड़ता है, मर्सिनरी। ग्लूटन, जो बहुत खाता है, जो क्या करता है, डिवोर करता है। डिवोर का मीनिंग क्या होता है, बहुत खाना। तो ग्लूटन क्या करता है, भर भर के खाता ही खाता रहता है। फ्रेजल वर्ब डिवोट टू, आपने पूरी जिंदगी अपनी किसी चीज में लगा दी है, यू आर डिवोटेड टू दिस। शी डिवोटेड हर लाइफ टू टीचिंग, उसने अपनी जिंदगी पूरी की पूरी टीचिंग में लगा दी है। तो आप पूरा का पूरा डिवोशन दे रहे हो किसी एक चीज को। डाई अवे, धीरे 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 करके खत्म होती जा रही है वो चीज, ऐसे एक बार में नहीं मर रही, धीरे 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 करके खत्म होती जा रही है, डाई अवे। डाई डाउन, कोई चीज अब उसकी आवाज कम होती जा रही है, तो या धीरे धीरे करके वो कम होती जा रही है, तो लेस स्ट्रांग होती जा रही है, डाई डाउन। डाई फॉर, मतलब आपको वो चीज चाहिए चाहिए, आई वुड डाई फॉर अ चॉकलेट, या मुझे चॉकलेट चाहिए ही चाहिए। आई वुड डाई फॉर अ स्लाइस ऑफ चॉकलेट केक, बस मुझे चॉकलेट केक मिल जाए किसी भी चीज। इफ यू डाई फॉर समथिंग, मतलब उस चीज को आप क्या कर रहे हो, यर्न कर रहे हो, मीन्स क्रेव कर रहे हो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा डिजायर है आपके मन में उस चीज की, कि वो चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। डाई फॉर समथिंग। समझ आ रही है फ्रेजल वर्ब्स। आ जाते हैं इडियम एंड फ्रेजेस पे। ग्रीस द पैन, आपने पैन को ग्रीस कर दिया, उस पर ऑयल लगा दिया, मतलब आप तैयारी कर रहे हो कि आप जो चीज बना रहे हो वो बहुत अच्छी बने। तो मतलब आप प्रिपरेटरी वर्क कर रहे हो किसी काम को बहुत अच्छा करने के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हो। गिव अ कोल्ड शोल्डर, आपने इग्नोर कर दिया, क्या कर दिया, ब्रश ऑफ कर दिया, इग्नोर कर दिया। इन अ फ्लटर, बहुत नर्वस हो, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो, नर्वस हो, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इन अ फ्लटर। इन अ फ्रेंजी, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। वाइल्ड और फ्रैंटिक आउटबर्स्ट, इमोशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इन अ फ्रेंजी। रन अमॉक भी बोलते हैं, रन अमॉक भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एट अ लूज एंड, मैंने आपको लूज एंड पे छोड़ दिया, आपको जो करना है वो करो, मैं आपको कोई ऐसे पर्टिकुलर काम नहीं दे रही हूँ कि आपको वही करना है। आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग टू डू, आपको जो करना है वो करो, यू आर एट अ लूज एंड। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। यस, चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। आज का आर्टिकल बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 5,500 बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया हो एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे, एक बार मुझे थम्स अप दे देंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ जी मैम मजा आ गया वोकैबुलरी पढ़ के। स्टार्ट करें आर्टिकल। नोट डाउन उन बच्चों को करना है जिन बच्चों के पास वोकैब प्रोडिजी बुक नहीं है। अगर आपके पास वोकैब प्रोडिजी की बुक है तो आप बस साथ के साथ इस बुक को भी रीड करते हुए चलो, तो आपके सारे वर्ड्स रिवाइज होते हुए चलेंगे। स्प्रेडिंग विंग्स, अपने विंग्स फैला रहा है, मतलब ऊंचाइयों की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम 1 के लॉन्च की बात करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा आर्टिकल। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं।
द लॉन्च ऑफ द विक्रम 1 रॉकेट, तो विक्रम 1 जो रॉकेट लॉन्च हुआ जिसको बनाया है स्काई रूट एरोस्पेस ने, श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च हुआ। इसने मार्क किया है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट ऑर्बिटल फ्लाइट है। तो जो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट होता है पूरा का पूरा रास्ता जिसके चारों ओर कोई बॉडी मूव करती है। तो प्राइवेट सेक्टर की ये पहली फ्लाइट है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। ये आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। विक्रम 1 क्या है, ये 4 स्टेज लॉन्चर है जिसको डिजाइन किया गया है। ये क्या देगा, स्काई रूट को क्या देगा, हैज कॉल्ड अ कैब सर्विस फॉर सैटेलाइट्स। तो विक्रम 1 एक तरीके से लॉन्चर होगा, मतलब इसके ऊपर से आप सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हो। तो ये कैब सर्फेस हो गई सैटेलाइट्स के लिए, मतलब कोई भी सैटेलाइट अगर लॉन्च हुई है तो वो उसमें जा सकती है। लेटिंग कस्टमर्स, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, अपना ऑर्बिट पिक करेंगे, लॉन्च स्केड्यूल पिक करेंगे, उनको कब लॉन्च करना है, कौन से ऑर्बिट में उनको अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवानी है। रादर देन एक्सेप्ट, अब उनको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा कि जो भी उनको स्लॉट मिलेगा या फिर जो भी उनको ड्रॉप ऑफ पॉइंट मिलेगा कि उसी पॉइंट पर ड्रॉप किया जाएगा, जो कि राइट शेयर्स प्रेजेंट करते हैं। राइट शेयर्स मतलब कि आपको इसी पॉइंट पे छोड़ा जाएगा, यही स्लॉट मिलेगा, नहीं, आप वो खुद से अपना स्लॉट पिक कर सकते हैं, खुद से अपना स्केड्यूल बना सकते हैं, खुद से अपना ऑर्बिट सिलेक्ट कर सकते हैं, और एट अ कमेंसुरेट प्रीमियम। कमेंसुरेट का मतलब क्या होता है, उस हिसाब से, प्रीमियम मींस एक्स्ट्रा अमाउंट। कमेंसुरेट का मतलब क्या होता है, जिस हिसाब से आप ऑर्बिट सिलेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा, मींस कॉरस्पॉन्डिंग टू, उसके हिसाब से। तो स्काई रूट जो है टारगेट कर रहा है आप प्राइस पर लॉन्च की, जो एक लॉन्च का जो प्राइस वो लेगा बिलो दैट ऑफ द पीएसएलवी। तो पीएसएलवी जो प्राइस लेता है उससे वो कम प्राइस लेगा, एंड अबव दैट ऑफ द एसएसएलवी। तो ये दोनों नाम है, पीएसएलवी और एसएसएलवी। एसएसएलवी से ऊपर लेगा, पीएसएलवी से कम लेगा। टू बी अचीव्ड इन पार्ट, और ये कैसे अचीव होगा, बाय बेसिंग द रॉकेट, कि उनका जो रॉकेट होगा वो कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना होगा। तो वो कॉस्ट को थोड़ी सी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इट ऑल्सो हैज प्लान्स, इसके प्लान्स और भी क्या है कि हम और भी ज्यादा पावरफुल विक्रम 2 रॉकेट भी लॉन्च करेंगे। द कंपनी वॉज फाउंडेड, कंपनी को फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 2018 में। 2 पुराने इसरो के इंजीनियर्स थे, और जो उसका रास्ता है ऑर्बिट का, इसमें क्या फॉलोड इंजन टेस्ट। तो ये जो ऑर्बिट तक पहुंचने का जो उसका रास्ता है, इससे पहले क्या हुआ, इंजन के टेस्ट हुए 2020 में, और एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट भी हुई 2022 में। और रफली 6 डेकेड्स, लगभग 60 सालों से इसरो की मोनोपोली है। मोनोपोली मींस इकलौता इसरो ही था जो लॉन्च कर रहा था। मोनोपोली में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो उस काम को कर रही है। तो इसरो की मोनोपोली थी पिछले 60 सालों से ओवर लॉन्च एक्टिविटीज इन इंडिया। तो लॉन्च सिर्फ इसरो ही कर रहा था, जबकि जो प्राइवेट कंपनीज थे उसे सप्लायर्स थी इसरो की। तो अभी तक क्या था, प्राइवेट कंपनी सिर्फ सप्लायर्स थी इसरो की, इसरो ही लॉन्च करता था। अब पहली कंपनी आई है स्काई रूट एरोस्पेस जो लॉन्चेस भी करेगी, और ये जो कंपनी है ये 2 पुराने इसरो के इंजीनियर्स के द्वारा ही बनाई गई है। समझ आया आर्टिकल सभी को? चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस। 2020 के बाद से बदलाव आए, और जो 2023 की जो स्पेस पॉलिसी आई उसने दरवाजा खोल दिया कमर्शियल प्लेयर्स के लिए, मतलब प्राइवेट कंपनीज के लिए दरवाजा खोल दिया आने का, एंड फ्रीड इसरो, और इसरो को फ्री कर दिया कि अब वो फोकस करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और साइंटिफिक मिशंस पे।
2024 में 49% तक का एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर की कंपनीज भी इन्वेस्ट कर सकती थी लॉन्च व्हीकल्स में, 49% तक का ये अलाउ किया, ऑटोमेटिक रूट से, रास्ते से अलाउ किया, मतलब रास्ता खोल दिया गया। द पुश इज ऑल्सो पार्ट, ये जो पुश मिल रहा है, जो मोटिवेशन मिल रहा है, ये हिस्सा है सरकार के एम्बिशन का, सरकार के मकसद का, कि हमें ग्रो करना है अपनी स्पेस इकोनॉमी को, कंट्री की स्पेस इकोनॉमी को 44 बिलियन डॉलर्स का करना है 2033 तक। अभी कितना है? अभी वो 8 बिलियन डॉलर का है, तो 8 बिलियन डॉलर से हमें 44 बिलियन डॉलर का करना है। और साथ के साथ हमें सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करनी है, कम्युनिकेशंस, नेविगेशन और अर्थ का ऑब्जर्वेशन, इन सारी फील्ड्स में भी काम करना है। ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी, तो जो ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी है कि हम, मतलब ये क्या है, एक तरीके से स्पेस का कह सकते हैं एक फील्ड है। तो ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी मतलब कितनी कंपनीज हैं या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्बिट में लॉन्च कर पा रही है, ये जो है अभी भी क्या है, हार्ड वन है। हार्ड वन का मतलब क्या होता है? बहुत मुश्किल से पाई वाली चीज है। तो कोई भी चीज अगर हार्ड वन होती है मतलब आपने बहुत मुश्किल से उस चीज को अचीव किया है। तो ऑर्बिटल कैपेसिटीज बहुत मुश्किल से अचीव होती है, हर कोई कंपनी आसानी से नहीं कर सकती है। इंडिया इज नाउ ओनली द थर्ड कंट्री, इंडिया अभी सिर्फ तीसरी ही कंट्री है जिसने किसी प्राइवेट कंपनी को अलाउ किया है, और वो प्राइवेट कंपनी इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, शो कर रही है, ऑर्बिट में लॉन्च कर रही है। तो इंडिया तीसरी ही कंट्री है ऐसी। बट नाउ, लेकिन जो स्काई रूट है उसने प्रूव कर दिया है कि वो सक्षम है इस तरह की इंजीनियरिंग में। अब उसका जो अगला माइलस्टोन होगा, माइलस्टोन मींस अचीवमेंट, अब स्काई रूट का अगला अचीवमेंट क्या होगा? कमर्शियल वायबिलिटी, कि वो जो कर रही है वो कमर्शियली कितना प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकलिटी, वायबिलिटी मीन्स प्रैक्टिकलिटी, विच मे बी हार्डर, वो और मुश्किल होगा कि कमर्शियली वो उसके लिए सही है, यानी उसको कुछ प्रॉफिट भी दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये चीज अब उसका अगला स्टेप होगा। स्पेसिफिकली अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, कंपनी को क्या दिखाना होगा? कंपनी को दिखाना होगा रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी मतलब एक बार कर दिया नहीं, अब बार बार भी कंपनी इस चीज को कर पा रही है, ये दिखाना होगा कंपनी को। एंड स्टेबल लॉन्च कॉस्ट, और लॉन्च कॉस्ट को भी उसको स्टेबल करना होगा, ऐसा ना हो कि लॉन्च कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इन एन इंक्रीजिंगली क्राउडेड सप्लायर्स मार्केट, देखो सप्लाई करने वाले तो बहुत हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे कि स्पेस एक्स है, रॉकेट लैब है, एंड अ बेवी, बेवी मीन्स ग्रुप है जो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, रैपिडली स्केलिंग मीन्स बढ़ रही है बहुत तेजी से, चाइना की कंपनीज। तो चाइनीज फर्म्स हैं, स्पेस एक्स है, रॉकेट लैब है, तो बहुत सारे सप्लायर्स हैं। अब स्काई रूट को अगर अपना अचीवमेंट दिखाना है तो उसको अपनी लॉन्च कॉस्ट को स्टेबल करना होगा, उसको रिपीटेबिलिटी दिखानी होगी कि वो बार बार इस चीज को कर पा रहा है, कॉस्ट स्टेबल है, कमर्शियली वायबल है उसके लिए, कमर्शियली प्रॉफिटेबल है उसके लिए, ये सारी की सारी चीजें उसको करके दिखानी पड़ेंगी। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? राइट शेयर्स ऑन लार्जर रॉकेट्स। आप बड़े बड़े रॉकेट पे राइट शेयर कर लो, मतलब बड़े बड़े रॉकेट पे एक कंपनी ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने, सबने अपनी सैटेलाइट भेज दी। ये अभी भी सस्ती पड़ती है पर किलोग्राम टू ऑर्बिट। तो बड़े रॉकेट पे राइट शेयरिंग करना अभी भी सस्ता पड़ता है, बट उसमें किसके हिसाब से करना पड़ता है? आप इसको ऐसे सॉरी, आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपको शेयर वाली कैब लेनी है, अगर आपको शेयर्ड कैब लेनी है तो आपको सस्ती पड़ेगी, है ना, लेकिन आपको उसके स्केड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो राइट शेयर अभी भी सस्ता पड़ता है। जो स्काई रूट मॉडल जिसपे वो बेट कर रहा है, जिसपे वो रिस्क ले रहा है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप राइट शेयर मत करो, आप अपने हिसाब से करो, आपको अकेले कैब सर्विस दी जा रही है। मतलब आप बताओ आपको कौन से ऑर्बिट में जाना है, आप बताओ आपको किस टाइम पे जाना है, और आप बस क्या करो, हमको एक प्रीमियम दे दो, हमको एक्स्ट्रा पैसा दे दो राइट शेयर लॉन्च से। तो
राइड शेयर सस्ता पड़ता है। स्काई रूट क्या कह रहा है, हम आपको आपके टाइम पे ले जाएंगे, आपके हिसाब से ले जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितने लोग इस चीज के लिए रेडी होंगे, क्योंकि अभी इस मार्केट का साइज पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं। द ग्रेटर प्रोडक्शन स्केल, इतने बड़े लेवल पे जो स्केल है कि इतने बड़े लेवल पे उनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इसमें इंजीनियरिंग भी चैलेंज होगी। क्यों? बैच टू बैच वेरिएबिलिटी बिकम्स हार्डर टू कंट्रोल। हर बैच अलग होगा, कोई छोटा रॉकेट होगा, कोई बड़ा रॉकेट होगा, मतलब हर बैच अलग होगा। इंडिया के पास एक स्पेस एक्टिविटीज लॉ भी नहीं है, जिसमें क्या होता है, लिविंग लायबिलिटी, तो जो जिम्मेदारी है, लायबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पॉलिसी के हिसाब से चलती है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलती है, लॉ के हिसाब से चलती है, कमिटमेंट्स के हिसाब से चलती है। हमारे पास इसका कोई अपना लॉ नहीं है, स्टैट्यूट मीन्स कोई लॉ नहीं है। तो इसकी वजह से कि लॉन्ग टर्म में रूल्स रेगुलेशंस कैसे होंगे इंडिया में, वो अनसर्टेन है। अगर मान लो कोई लॉन्च में या कोई ऑर्बिट पे पहुंचाते समय कोई मिसहैप हो जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई खराब हो जाती है, कोई चीज कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? ऐसा कोई लॉ नहीं है इंडिया में, तो इसकी वजह से प्रॉब्लमैटिक है। विक्रम 1 का जो लॉन्च हुआ है, ये एक बहुत बड़ी जीत है, ट्रायम्फ मीन सक्सेस है। अब ये कमर्शियल सक्सेस में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, लोग इसको ऑप्ट करते हैं नहीं करते हैं, कंट्रीज इसको ऑप्ट करती हैं नहीं करती हैं, यही कंट्री, हमारी नेशनल एम्बिशन तो यही है ना कि कमर्शियली सक्सेसफुल हो, हम हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करे। तो अब ये कमर्शियली सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, ये अभी सवाल है। समझ आया सभी को पैसेज? चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा इडियम है जो बता रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं? वॉकिंग अ टाइट रोप थोड़ा सा रिस्की तो है,
सही बात है। सिंक और स्विम, या तो तैर जाओ या डूब जाओ, बिल्कुल सही बात है। थ्रो इन द टावल, उन्होंने हार मान ली है, गिव अप कर दिया है, नहीं। थ्रो इन द टावल तो नहीं है, कोई हार बार तो नहीं मानी है कि हार मान ली है। बीट अराउंड द बुश, गोल गोल घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं वो, नहीं, गोल गोल घुमा घुमा के भी बातें नहीं कर रहे हैं। बीट अबाउट द बुश का एक मुझे वर्ड बता दो जल्दी से, कौन सा वर्ड होता है? सर्कमलोक्यूशन, राइट, वेरी गुड। मीन्स गोल गोल घुमा घुमा के ये बातें नहीं कर रहे हैं। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, मतलब आप सक्सेसफुल हो गए हो, अब आपको लगता है आप ही बेस्ट हो, आप कॉम्प्लिसेंट हो। कॉम्प्लिसेंट शब्द का मतलब समझते हो कि जो मैंने पा लिया वो बहुत है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हिट द जैकपॉट, कि अब तो जैकपॉट मिल गया, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं, अभी तो और मेहनत करने की जरूरत है, ये भी नहीं है। तो आंसर इज ए, ओनली ए इज द आंसर। अगले पर आते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो हम निकाल सकते हैं इंडिया के स्पेस एनवायरनमेंट को लेके? सरकार के जो रिफॉर्म्स आए, इसकी वजह से प्राइवेट फर्म्स, पहले सब सप्लायर्स होती थी, अब वो लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, सही बात है। प्राइवेट फर्म्स पहले प्रोवाइडर्स थी, सप्लायर्स थी, बस अब वो लॉन्च सर्विस भी कर रही है। इंडिया का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो प्राइवेट लॉन्चेस को गवर्न कर रहा है, उसके वो सपोर्टेड है, बैक्ड में सपोर्टेड, वो सपोर्टेड है, बहुत बढ़िया लॉ है इंडिया में। नहीं, इंडिया में लॉ नहीं है अच्छा अभी। जो पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया, पॉलिसी को थोड़ा सा और फ्री किया गया, मतलब पॉलिसी को और थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट, पॉलिसी अच्छी बनाई गई। इसका मतलब है कि जो इसरो जो है वो ज्यादा अटेंशन दे रिसर्च की तरफ, कमर्शियल लॉन्चेस की तरफ नहीं। सही बात है, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया कि प्राइवेट प्लेयर्स आए, वो लॉन्चेस वगैरह करें, इसरो का जो ध्यान है वो रिसर्च की तरफ जाए, बिल्कुल सही बात है। आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑथर का मेन मकसद क्या था जब उन्होंने ये बात बोली कि वो कमर्शियल सक्सेस होता है या नहीं होता है? ये सवाल है कि आपने सिर्फ दिखा दिया कि आप एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस अच्छा कर पाओ। सही बात है, एक टेक्नोलॉजी बनाना और एक सस्टेनेबल सक्सेसफुल बिजनेस करना, इसमें डिफरेंस होता है। फ्यूचर मार्केट एक्सेप्टेंस, की आगे की फ्यूचर मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगा कि वो कितना कॉम्पिटेटिव है। इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा ही करेगा, उन्होंने प्रोडक्ट कैसा बनाया है, साथ साथ इस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना कॉम्पिटेटिव है, तभी मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी। सही बात है। इंडिया के जो लॉन्ग टर्म स्पेस एम्बिशंस हैं, उनको फाइनली जो है कमर्शियली स्केलेबल प्राइवेट एंटरप्राइजेस की जरूरत है। सही बात है, हमारे स्पेस एम्बिशंस तभी पूरे होंगे जब हम उसको कमर्शियली स्केलेबल प्राइवेट एंटरप्राइजेस से बैक करवा पाए, मतलब जब हम उसको लोगों को बेच पाए। हमने कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी बना ली, हमारी इकोनॉमी तब तक ग्रो नहीं करेगी जब तक हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उसको कमर्शियली स्केलेबल नहीं कर पाएंगे। कमर्शियली स्केलेबल का मतलब क्या होता है कि हम सब लोगों तक उसको पहुंचा पाए, अपना बिजनेस कर पाए उससे, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे स्पेस एम्बिशंस को इस चीज़ की जरूरत है, तभी उस इकोनॉमी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। सिर्फ टेक्नोलॉजी बना लेने से काम नहीं चलता है, टेक्नोलॉजी को आपको कमर्शियली स्केलेबल भी करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को आपको कमर्शियली वायबल भी करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को आपको एक बिजनेस मॉडल में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी इकोनॉमी को फायदा होता है। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे सही है। ऑल ए बी एंड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जो ऑटोमेटिक रूट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आया 49% का, वो परमिसेबल हो 2024 में। सही बात है, 2024 में ही अलाउ किया गया था 49% का एफडीआई। स्काई रूट का जो बिजनेस प्रपोजिशन है वो कस्टमर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि वो अपनी डेस्टिनेशन खुद चूज कर सकते हैं, अपना टाइम खुद चूज कर सकते हैं। पुराने वाले तो राइड शेयर वाले हैं, जहां राइड ली जाएगी उनको वहीं जाना पड़ेगा, जिस टाइम पे राइड ली जाएगी उसी टाइम पे जाना पड़ेगा। लेकिन अब वाले में क्या है, स्काई रूट कहते हैं कि आप अपने हिसाब से जाओ। पैसेज कह रहा है कि जो बड़े बड़े राइड शेयर लॉन्चेस हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, नहीं, वो सस्ते होते हैं। राइड शेयर वाले एक्सपेंसिव नहीं होते, राइड शेयर वाले सस्ते होते हैं, तो ये उल्टा दे रखा है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड। अगला, कौन सा टोन है ऑथर का? डिस्पैशनेट का मतलब क्या होता है? ऑथर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बड़ी न्यूट्रल सी टोन है क्या ऑथर की, मतलब ऑथर एक तरफ झुकाव नहीं है, ऑथर बहुत ज्यादा क्या है, न्यूट्रल है। ऑथर ने कोई एक तरफा बात नहीं करी, मतलब ऑथर अनबायस्ड है। ऑथर सिर्फ एक की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ऑथर तारीफ भी कर रहे हैं तो साथ के साथ बता भी रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। तो डिस्पैशनेट तो है ऑथर की टोन ना, न्यूट्रल तो है। पर्सपिकेशियस मतलब ऑथर ने बहुत नॉलेज वाली बातें करी हैं, ऑथर के अंदर बहुत इंसाइट है, बहुत नॉलेज है। हाँ, तो ये भी है। इक्वानिमस, ऑथर ने बहुत बैलेंस्ड बात करी है। हाँ, ऑथर ने बहुत बैलेंस्ड बात करी है, सिर्फ एक चीज की तारीफ नहीं करी कि तुमने बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, नहीं। ऑथर की जो बात है बहुत बैलेंस्ड है। बढ़िया तो किया है, लेकिन जब तक कमर्शियली वायबल नहीं होगे, जब तक बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं बना पाओगे, कोई काम के नहीं हो।
तो ऑथर ने दोनों तरह की बातें करी। तो ऑथर की जो टोन जो है वो डिस्पैशनेट है, एक तरफा नहीं है, बहुत नॉलेजेबल बातें, बहुत बैलेंस्ड बातें करी। तो आंसर इज डी, ऑल ए बी एंड। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए एरर डिटेक्शन पे आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस। आउट ऑफ द टू ब्रदर्स, हमेशा याद रखना सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना, टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, इजीएस्ट, लॉन्गेस्ट, ये हमेशा दो से ज्यादा के लिए होती है। मोर देन टू, दो से ज्यादा के केस में यूज करते हैं। यहाँ पे दो की बात हो रही है तो टॉलेस्ट नहीं, टॉलर आएगा। तो आउट ऑफ द टू ब्रदर्स राहुल इज द टॉलर एंड द मोर एथलेटिक वन। टॉलेस्ट नहीं आ सकता, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री को आप टू के लिए यूज नहीं कर सकते। द गोल्ड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल्स फाउंड इन दिस पर्टिकुलर माइन। गोल्ड जो है हैवियर है इसके कंपैरिजन में कोई भी दूसरे जो मेटल्स है उनके कंपैरिजन। एनी अदर मेटल आएगा ना, मेटल्स क्यों आएगा? किसी और मेटल से कंपेयर कर रहे हो गोल्ड को, एनी अदर मेटल, कोई भी दूसरा मेटल। सारे मेटल से नहीं, एक बार में एक ही मेटल से कंपेयर करते हैं, तो मेटल नॉट मेटल्स। अगला, दिस इज द मोस्ट, मोर मोर क्यों लगा दिया अभी? द आर्टिकल लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट आई हैव विटनेस, मीन सीन। ये सबसे सुंदर सनसेट है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। माई हाउस इज 5 टाइम्स, जब भी टाइम्स लगाओ ना तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। तो माई हाउस इज 5 टाइम्स एज लार्ज एज योर्स। टाइम्स के आगे कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। तो माई हाउस इज 5 टाइम्स एज लार्ज एज योर्स, हालांकि हम सेम एरिया में रहते हैं। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट, ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, तो मोस्ट क्यों लगाएंगे? मोस्ट तब लगाते हैं जब सेम होता है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, तो क्लेवर की डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्लेवरेस्ट होती है, मोस्ट क्लेवरेस्ट नहीं होती। ये गलत। स्कोर्स एवरीवन इन एरर डिटेक्शन, क्या क्या स्कोर्स रहे? एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को ना, 6,500 बच्चे लगभग सेशन देख रहे हैं, बट सबने लाइक नहीं किया अभी तक। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर दो। एवरीवन विल लाइक द सेशन। मैच्योरिंग अप्रोच, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। तो इंडिया यूके के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उसकी हम बात करने वाले हैं। अप्रोच की बात कर रहे हैं कि ऑथर की जो हमारी जो अप्रोच है वो मैच्योर होती जा रही है, मतलब अच्छी होती जा रही है। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स स्किम द पैसेज। ये जो अग्रीमेंट हुआ ये दिखाता है कि न्यू दिल्ली की अब मैच्योर अप्रोच है। हमने जब 2009 में अग्रीमेंट किया था इनके साथ, इसमें क्या था, ट्रेड बैलेंस इंडिया के खिलाफ था। इस बार हमने बैलेंस बनाने की कोशिश की है चीज़ों को। ऐसी चीज़ न्यूजीलैंड के एफटीए में भी क्लियर थी जब इंडिया ने अपने डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया था। अब ये जो अग्रीमेंट है ये इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा देगा। बेनिफिट्स जो हैं अनइवन होंगे सेक्टर्स में और कुछ चीज़ों पे प्रेशर पड़ जाएगा। ये जो पैक्ट है ये क्यों बनाया गया कि हमें मार्केट का एक्सेस मिले, इंडिया जो है दुनिया भर की वैल्यू चेन में इंटीग्रेट हो। ये जीरो ड्यूटी एक्सेस देता है, मतलब कोई कस्टम कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाया जाएगा 99% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स पे। तो ओवरऑल वैल्यू कवर हो गई ऑलमोस्ट। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनीज होती है उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उन चीज़ों का फायदा उठा सकें। कुछ अग्रीमेंट्स हुए हैं, एमएसएमईज जो है इस इतनी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, जो बहुत बड़ा रुकावट है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स की वजह से एक्सपोर्ट्स अलग अलग जगह होते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, लेकिन ये तब होता है जब सपोर्ट मिलता है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट का। इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स को यूज ही नहीं किया है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस बहुत अजीब से हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने की। ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा बढ़ गया। यूके एग्रीमेंट के बेनिफिट्स भी एक्सपेक्टेशन से बिलो हैं जब तक इंडिया जो है अपनी चीजों को ठीक नहीं करता है। हालांकि यूके में सिर्फ इतना ही एक्सपोर्ट होता है इंडिया का और इतना इंपोर्ट होता है। यूके पैक्ट की वजह से हमें एक्सेस मिलेगा एक बहुत बड़ी मार्केट का जहां पे हमारा सरप्लस है। लेकिन ये एडवांटेज कम हो जाएगा क्योंकि हम इतनी सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। ये जो कन्वेंशन है, ये जो रूल है, ये इंडिया की आईटी या प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म को बेनिफिट करेगा, लेकिन ओवरऑल बेनिफिट ज्यादा नहीं रहेंगे। एक रुकावट भी आएगी इन चीजों को लेके। इंडिया का जो कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स है इसमें भी चैलेंजेस आएंगे। तो बेसिकली ऑथर ने चैलेंजेस बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इस अग्रीमेंट में। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। एडवांटेज क्या है, वही है कि जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलता है 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। चलो हम बेनिफिट क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पाती वो। इस वजह से छोटी छोटी एंटरप्राइजेस जो होती है वो बेनिफिट नहीं उठा पाती इन अग्रीमेंट्स का। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे। चले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नॉटी मतलब बहुत कंफ्यूजिंग सा, लॉर्डेबल बहुत ही तारीफ के लायक, मैलिएबल जो आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाए, नेबुलस जो क्लियर ना हो, ओनरस बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो। A, C, D, B एंड E। स्कोर्स एवरीवन। चलो प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आते हैं। इन द सेम बोट सेम सिचुएशन में है। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब आप गरीबी को अवॉइड कर पा रहे हो। लीव नो स्टोन अनटर्न, आपने हर संभव कोशिश कर दी है। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, बात का बतंगड़ बना दिया आपने। निप इन द बट, वो जब डेवलप हो रहा था तभी आपने उस चीज को तबाह कर दिया। C, B, E, A एंड D। स्कोर्स 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे, है ना। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चे की जिम्मेदारी है और हर बच्चे को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है रोहित। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना कि कमेंट आप ही ने किया था, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक हम भिजवाते हैं। परफेक्शन बैच जितने बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो आज क्या ज्वाइन कर लेंगे, आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। 1749 रुपीज़ में आपको कंप्लीट परफेक्शन बैच मिल जाएगा। कंप्लीट इंग्लिश आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी। लाखों बच्चे परफेक्शन बैच में रेगुलरली आते हैं। अगर आपने परफेक्शन बैच नहीं ज्वाइन किया हो तो आप उन बच्चों से तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो मेक श्योर करो अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेम लेवल पे आके करो कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो। तो परफेक्शन बैच को आज ही ज्वाइन कर लो। कोड आपका NB60 लग जाएगा, यू विल गेट 50% डिस्काउंट। यहाँ से स्कैनर से आप स्कैन कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, क्वांट्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ 2999 में पड़ेगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी।
SBI PO है, IBPS PO है, फिर क्लर्क एग्जाम्स आ जाएंगे। इसमें बैंकिंग में वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। कोड आपका सफलता लगेगा। ये ऑफर आपका 21 जुलाई तक वैलिड है। आपको सारे सब्जेक्ट्स इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेंगे। ऑफिसर लैब, यहाँ पे आपका YES40 कोड लगेगा। आपको अपग्रेड करवाना है अपना रिकॉर्डेड टू लाइव, आप अपग्रेड भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलो कोई डाउट कोई क्वेरी होती है आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ। एक अपने आप से वादा कर लो कि मुझे एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लास किसी हालत में मिस नहीं करनी। अगर आप 3 महीने भी रेगुलरली आ गए एडिटोरियल और प्रोफेशन की क्लासेस में, आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिलेगा। जितना डिले करोगे उतना पीछे हो जाओगे, जितना क्लासेस में रेगुलरली आओगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाओगे, और बहुत ही जल्दी सिलेक्शन लेके अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवा। सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे अब हम परफेक्शन बैच की क्लास में 11 बजे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड